हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने वो फोर्थ सेमेस्टर की अगर अपन बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जितनी भी अपने सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों का अपन ने वो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन है वो कर लिए। और अब अपन है वो बात करने वाले वो बात करेंगे न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में कि जो अपने पेपर के अंदर न्यू टाइप आते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो किस प्रकार से आते हैं उन क्वेश्चनों की वो अपन बात करने वाले हैं। और आज अपन बात करेंगे जो अपने एग्रॉन 222 सब्जेक्ट है उसकी अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन की है वो बात करेंगे। एग्रॉन 222 जो अपनी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अपन वो न्यू टाइप सॉल्यूशन की है वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पेपर सॉल्यूशन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरी प्ले लिस्ट को ही शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी सेमेस्टर की और सभी क्लास है वो पेपर ले सके। आज अपन बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में कि इसके अंदर जो अपना एग्जाम होता है उसमें न्यू टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच मेथड ऑफ कंपोजिटिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड सल्फेट इन द कैटल शेड टू सर्व एज बैगिंग, यानी कि जैविक कचरे को खाद बनाने की किस विधि में मवेशी शेड में बिस्तर के रूप में फैलाया जाता है। अपन को बताना है कि जैविक रूप से जो अपन खाद बनाते हैं उसके किस विधि के अंदर है वो जो मवेशी शेड होता है, यानी कि जो मवेशियों के जो कूड़ा कचरा होता है उसको है वो बिस्तर के रूप में फैलाया जाता है। तो ये अपने जो मेथड है वो है कौन सी स्टूडेंट्स? इंडोर मेथड। कौन सी? इंडोर मेथड। जो वर्मी कंपोस्ट बनाने की इंडोर मेथड है। कंपोस्ट बनाने की मैं बात करूं तो कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि है, बेंगलोर विधि है और इंडोर विधि है। तो इनमें जो इंडोर विधि है, ये इंडोर विधि है वो कंपोस्ट बनाने की एक विधि है और इसमें क्या करते हैं मवेशी शेड में बिस्तर के रूप में वो प्रयोग किया जाता है। अगला बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत की औसत फसल सघनता कितनी है। क्या स्टूडेंट्स अपन को बताना है भारत के अंदर जो औसत औसत फसल सघनता है वो कितनी है। अगर मैं बात करूं भारत की औसत फसल सघनता की तो वो है 136%। कितनी है स्टूडेंट्स? भारत की औसत फसल सघनता है, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें अपन इंडिया के अंदर कि भारत के अंदर क्रॉप इंटेंसिटी औसत कितनी है, मेन कितनी है, तो अपने 136%, 137% है वो भारत की औसत फसल सघनता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि अंधा भू परिष्करण यानी कि ब्लाइंड टिलेज किससे रिलेटेड है। तो अंधा भू परिष्करण की मैं बात करूं तो ये अंधी गुड़ाई है वो मुख्य रूप से है वो गन्ना के अंदर की जाती है। कब कहाँ की जाती है स्टूडेंट्स? गन्ने की खेती होती है, अपने जो शुगर कैन की खेती होती है, सेकेरम ऑफिसिनेरम की खेती के अंदर है अंधी गुड़ाई की जाती है। और अंधी गुड़ाई में क्या होता है कि अंकुरण से पूर्व जुताई की जाती है, बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व जुताई की जाती है। इस अंधा भू परिष्करण या जो होइंग जो ये ब्लाइंड टिलेज है, इस ब्लाइंड टिलेज में क्या करते हैं कि अंकुरण से पूर्व और अंकुरण से पूर्व तथा बुआई के बाद में निराई गुड़ाई की जाती है। निराई गुड़ाई की जाती है। निराई गुड़ाई या भू परिष्करण की वो मेथड जिसके अंतर्गत है वो अपन बुआई के बाद में और अंकुरण से पूरे हुए निराई गुड़ाई करते हैं, उसको ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से गन्ने के अंदर है वो प्रचलित है, उसके अलावा आलू में भी यही है वो प्रचलित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कृषि पद्धति जिसमें कोई जुताई नहीं, कृषि पद्धति जिसमें कोई जुताई नहीं, कोई उर्वरक नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई निराई नहीं और बहुत कम मजदूर काम के लिए लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। अपन को बताना है कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसके अंतर्गत है अपन कोई भी जुताई कार्य नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते, जिसके अंतर्गत अपन कोई भी कीटनाशक है वो अपने उसका प्रयोग नहीं करते, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई निराई गुड़ाई है नहीं करते और बहुत ही कम मजदूर काम में लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उस खेती को अपन नेचुरल खेती या प्राकृतिक खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राकृतिक खेती। अगर अपन बात करें कि प्राकृतिक खेती क्या होती है तो ऐसी कृषि पद्धति जिसमें कोई जुताई कार्य नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई भी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, नहीं किसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं
और न ही अपन उसके अंदर है वो निराई गुड़ाई करते हैं, अंतरा शोषण की क्रिया भी नहीं करते हैं। बहुत ही कम मात्रा के अंदर मजदूरों का प्रयोग करते हैं। कृषि की इस पद्धति को क्या कहते हैं? नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती के नाम से वो जाना जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ICRIST यानी कि इक्रिसेट जिसको अपन बोलते हैं, वो उसकी स्थापना है वो कब की गई? बात करते हैं अपन इक्रिसेट की। तो इक्रिसेट की स्थापना है वो स्टूडेंट्स कब की गई? वो की गई अपने 1972 के अंदर। कब की गई? 1972 के अंदर इक्रिसेट की स्थापना की गई, हैदराबाद में की गई। कहाँ पर की गई? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर 1972 में 1972 के अंदर है वो इक्रिसेट की स्थापना की गई। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अपन को बताना है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है वो कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस है कब मनाया जाता है। बात करें अपन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की, विश्व वन दिवस की, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। बात करते हैं अपन वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है वो स्टूडेंट्स कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं अपन? 21 मार्च को है वो मनाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उद्योग में से एक कौन सा खाद्य उद्योग है वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है? अपन को बताना है ऐसा कौन सा खाद्य उद्योग है जो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो पोल्ट्री उद्योग है। कौन सा स्टूडेंट्स? मुर्गी पालन है वो विश्व के अंदर है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला खाद्य उद्योग है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि पेड़ या वृक्षारोपण फसलों की पंक्तियों के बीच खाद्य फसलों को उगाना क्या कहलाता है? अपन को बताना है कि पेड़ या वृक्षारोपण होते हैं या फिर उनके बीच में खाद्य फसलों को उगाना है वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अपन गली क्रॉप खेती। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गली खेती या फिर एले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपन एले क्रॉपिंग के अंदर है वो अपन जो फल वृक्ष होते हैं, बागवानी या फिर अपन बागवानी पौधे होते हैं, उन बागवानी पौधों के बीच में जो गली होती है, उस गली के अंदर है वो अपन बीच में जो जगह होती है वहां पर अपन है फसली खाद्य फसलों को है वो उगा देते हैं। वैसी खेती को है वो एले क्रॉपिंग या फिर गली खेती के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि फसल की बुआई से पूर्व एक या दो बार खरपतवारों को नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? अपन को बताना है कि खरपतवार की बुआई से पूर्व अपन एक या दो बार में खरपतवारों को नष्ट करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको अपन स्टेल सीड बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेल सीड बेड। फसल की बुआई से पूर्व एक या दो बार खरपतवारों के नष्ट होने की क्रिया स्टेल सीड बेड के नाम से वो जानी जाती है। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक वर्ष में फसल के कुल क्षेत्रफल का खेती के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र से अनुपात है वो क्या कहलाता है? अपन को बताना है एक वर्ष में फसल के कुल क्षेत्रफल का खेती के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र से अनुपात है वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन है वो मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स के नाम से वो जाना जाता है। एक वर्ष में फसल के कुल क्षेत्रफल का खेती के लिए उपलब्ध भूमि क्षेत्र से अनुपात है वो मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स की। अगला अपना क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के। अपन को इसमें बताना है खेती का प्रकार जहाँ पूरे उत्पादन का उपयोग परिवार के उपभोग के लिए किया जाता है। वो खेती कौन सी है जिस खेती के अंदर है वो जो भी अपन को उत्पादन प्राप्त होता है, जो भी यील्ड प्राप्त होती है, उसका उपयोग है अपन खेती के रूप में जीवन परिवार के उपभोग के रूप में करते हैं। तो ऐसी खेती को अपन क्या बोलेंगे? जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह खेती या फिर इसको अपन सस्टेनेंस फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सस्टेनेंस फार्मिंग। सस्टेनेंस फार्मिंग। सस्टेनेंस फार्मिंग या जीवन निर्वाह खेती। जीवन निर्वाह खेती या सस्टेनेंस फार्मिंग की बात करें कि क्या होता है, तो इस खेती का वो प्रकार जहाँ जिसका पूरा उत्पादन जब पूरी यील्ड होती है उसका उपयोग अपन परिवार के उपभोग के लिए वो करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ कृषि किस भाषा से लिया गया है? अपन को बताना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो अपना सस्टेनेबल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो सस्टेनेबल शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया स्टूडेंट्स? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा का एक शब्द है सस्टेनियर। कौन सा स्टूडेंट्स? लैटिन भाषा के शब्द है सस्टेनियर। लैटिन भाषा के शब्द सस्टेनियर से है वो सस्टेनेबल शब्द है वो लिया गया है।
बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नारियल, काली मिर्च, नारियल, काली मिर्च, अदरक को एक साथ एक ही खेत में उगाना क्या कहलाता है? अपन को बताना है नारियल, काली मिर्च और अदरक, यानी कि सबसे ऊपर होगा नारियल का वृक्ष, फिर काली मिर्च का, और फिर वो होगा अदरक का पौधा। तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है? तो इस प्रकार के अपन को वो कहते हैं मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग, मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग, या इसको अपन क्रॉपिंग बोल सकते हैं, मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग में अपन क्या कहते हैं कि विभिन्न फल वृक्षों को, विभिन्न ऊंचाई के जो फल वृक्ष है उन सभी को एक ही साथ में एक ही खेत पर है वो लगाते हैं। जैसे अपन ने नारियल लगा दिया, उसके बाद में काली मिर्च का पौधा, और फिर अपन ने वो अदरक लगा दी। तो विभिन्न ऊंचाई के जो पौधे होते हैं उनको अपन एक ही साथ में एक ही खेत में लगाते हैं, उसको मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बहु प्रकारीय खेती में आय का कोई भी एक स्रोत कुल आय के कितने परसेंटेज के बराबर नहीं होता? बहुप्रकारीय खेती में, बहुप्रकारीय खेती में अपन ने पढ़ा था जब थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी, तो बहुप्रकारीय खेती में आय का कोई भी स्रोत होता है वो कुल आय के 50% है वो नहीं बनाता है। कितना? कुल आय का 50% है वो नहीं बनाता है। लेकिन विशिष्ट खेती होती है, विशिष्ट या स्पेसिफिक जो खेती होती है या स्पेसिफिक फार्मिंग होती है, विशिष्ट खेती होती है, स्पेसिफिक फार्मिंग के अंदर कोई भी कृषि उद्योग है, कृषि उत्पाद है वो 50% या 50% से क्या बनाता है? अधिक उत्पादन है वो प्राप्त होता है विशिष्ट फार्मिंग के अंदर, या जो अपने स्पेसिफिक फार्मिंग होती है उसके अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें बहुप्रकारीय यानी कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के अंदर आय का कोई भी स्रोत है वो कुल आय के स्रोत, कुल आय के 50% के बराबर नहीं हो सकता। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि IIFSR कहाँ पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स? IIFSR कहाँ पर स्थित है? तो IIFSR है वो है मोदीपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है? मोदीपुरम, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। IIFSR मोदीपुरम, मोदीपुरम मेरठ यूपी के अंदर। कहाँ है? मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है वो IIFSR स्थित है। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली में पेड़, चारागाह और पशु शामिल होते हैं। वो कौन सी फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर ट्री, पेचूर और एनिमल्स, यानी चारागाह, सॉरी ट्री, पेड़, चारागाह और पशु शामिल होते हैं, उसको अपन है वो कौन सी फार्मिंग कहते हैं? तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको अपन है वो सिल्वी पास्चुरल लगाते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिल्वी पास्चुरल। सिल्वी पास्चुरल की बात करें स्टूडेंट्स तो सिल्वी पास्चुरल कृषि प्रणाली में पेड़, चारागाह और पशु है वो शामिल होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कृषि लंबे समय तक खेत की उत्पादकता को बनाए रखती है। क्या है? कौन सी कृषि है? एग्रीकल्चर की कौन सी? एग्रीकल्चर मेंटेनेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म ओवर ए लॉन्ग टाइम। कौन सी खेती है? खेती का कौन सा प्रकार है जो अपनी उत्पादकता को है वो लगातार बनाए रखता है? तो सस्टेनेबल या सतत कृषि। जो अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो कृषि लंबे समय तक खेत की उत्पादकता को बनाए रखती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा की तुलना में विकास और उत्पादकता में वृद्धि करने वाले एक घटक के दूसरे घटक पर प्रभाव को है वो क्या कहते हैं? क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? प्रतिस्पर्धा की तुलना में विकास और उत्पादकता में वृद्धि कराने वाले एक घटक के दूसरे घटक के प्रभाव को क्या कहते हैं? एडिनेशन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडिनेशन, एडिनेशन प्रभाव, एनिडेशन प्रभाव है वो कहलाता है। एनिडेशन प्रभाव की मैं बात करूं तो एनिडेशन प्रभाव क्या होता है? सीधे शब्दों में बात करें तो एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला लाभदायक इफेक्ट होता है, लाभदायक प्रभाव होता है, उसको अपन एनिडेशन प्रभाव के नाम से वो जानते हैं। जबकि जो हानिकारक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, एक फसल का दूसरी फसल पर और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसको अपन एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एलिलोपैथी के नाम से जानते हैं। तो एलिलोपैथी का मतलब होता है एक फसल का दूसरी फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव, और एनिडेशन का मतलब होता है एनिडेशन के अंदर एक फसल का दूसरी फसल पर लाभदायक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव है वो पड़ता है, लाभदायक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं लाभदायक प्रभाव की बात करूं तो एनिडेशन आएगा। एनिडेशन के अंदर एक फसल का दूसरी फसल पर लाभदायक प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना मिट्टी और जलवायु। क्या है स्टूडेंट्स? मिट्टी और जलवायु की निर्दिष्ट परिस्थितियों में पोषक तत्वों के प्रति इकाई प्रयोग द्वारा किसी भी फसल का उत्पादन क्या कहता है? कि मिट्टी और जलवायु के अंदर, मिट्टी और जलवायु की निर्दिष्ट
परिस्थितियों में जो पोषक तत्व होती है, पोषक तत्वों की प्रति इकाई प्रयोग द्वारा किसी भी फसल का उत्पादन होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन है वो क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। क्या? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। इसमें आएगा न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी मिट्टी और जलवायु की निर्दिष्ट परिस्थितियों में पोषक तत्वों के प्रति इकाई प्रयोग द्वारा किसी भी फसल का उत्पादन होता है वो बढ़ाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में फसलों और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को इंगित करता है। अपन को बताना है कि एक क्षेत्र के अंदर फसल और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को इंगित करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो क्रॉपिंग पैटर्न, या जिसको अपन फसल पद्धति कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न क्या करता है स्टूडेंट्स? क्रॉपिंग पैटर्न एक क्षेत्र में फसल और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को है वो इंगित करता है। तो इस पेपर के अंदर अपन ने 2022-23 का वो पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अब अपन बात करेंगे 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की। तो 20-21 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो 20-21 के पेपर सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या है, अपन उसकी बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना मोनोकल्चर क्या बताता है। मोनोकल्चर होता है जो अपनी एकल खेती दर्शाती है। मोनोकल्चर क्या दर्शाता है? अपन को मोनोकल्चर के बारे में वो बताना है। बात करें मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर है वो क्या दर्शाता है? शून्य फसल विविधीकरण दर्शाता है, यानी कि मोनोकल्चर होता है वो लोअर क्रॉप डाइवर्सिटी होता है। मोनोकल्चर की मैं बात करूं तो मोनोकल्चर के अंदर क्रॉप डाइवर्सिटी है वो नहीं होता है। क्या? मोनोकल्चर के अंदर क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं होता है। एक ही फसल को है अपन एक ही खेत पर बार बार है उगाते रहते हैं, उसको मोनोकल्चर कहते हैं। तो इसमें फसल विविधीकरण है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है मल्टीपल क्रॉपिंग द वैल्यू ऑफ आर इज। अपन को बताना है बहुफसली पद्धति होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग में आर का वैल्यू है वो कितनी होती है? आर का मान कितना होता है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आर का मान होता है वो होता है 100 से अधिक। कितना होता है स्टूडेंट्स? 100 से वो अधिक होता है। 100 से अधिक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आर की वैल्यू। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सिरोही इज द ब्रीड ऑफ। सिरोही नस्ल है वो किसकी है? तो सिरोही नस्ल है वो बकरी की है। किसकी है स्टूडेंट्स? सिरोही नस्ल की मैं बात करूं तो सिरोही नस्ल है वो मुख्य रूप से किसकी है? बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की है वो नस्ल है। और सिरोही नस्ल के बकरे है वो प्रसिद्ध होते हैं। इनकी जो कमर होती है, जो पीठ होती है, उसके अंदर हल्का झोल है वो पाया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुअर पालन का किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? अपन बात करें सुअर पालन, तो सुअर पालन है वो किसके लिए किया जाता है? तो सुअर पालन अपन है वो मांस उत्पादन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स? सुअर पालन है वो मांस उत्पादन के लिए करते हैं। सुअर पालन की मैं बात करूं तो मांस उत्पादन के लिए करते हैं, मांस उत्पादन के लिए। और सुअर का मांस है वो क्या कहलाता है? सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सुअर का मांस है वो पोर्क कहलाता है। तो पोर्क उत्पादन के लिए अपन है सुअर पालन करते हैं। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is milk purpose breed of cow। अपन को बताना है गाय की कौन सी नस्ल है जिसका उपयोग है अपन दुधारू नस्ल के रूप में करते हैं। गाय की दुधारू नस्ल की मैं बात करूं तो दुधारू नस्ल गाय है वो सूत्र है एक सीसा गिरा दे। क्या है स्टूडेंट? सीसा गिरा दे। सीसा गिरा दे। सीसा की गिरा दे की बात करें तो सिंधी, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी, ये 5 नस्लें है वो कौन सी नस्लें है? दुधारू नस्ल है। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी। तो इसमें रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज होगा। ये सिंधी या रेड सिंधी एक ही है। तो साहिवाल, गिर और सिंधी अपने तीनों है वो दूध उत्पादक नस्लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य अंडे उत्पादन में अग्रणी है? अपन को बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है वो अंडे उत्पादन के अंदर अग्रणी है। तो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य अंडे उत्पादन के लिए अग्रणी है। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य होता है जो अंडे उत्पादन के लिए अग्रणी है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के भूसे में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होता है? अपन को बताना है कि किस फसल का जो भूसा होता है उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कम होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात किस फसल में कम होता है, तो जो ग्रीन ग्राम होती है, मूंग होती है, उस मूंग के अंदर है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मूंग की फसल के अंदर राइजोबियम है वो
राइजोबियम पाया जाता है। जो मूंग की फसल की जड़ होती है, जड़ों की ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे क्या होता है, मूंग की फसल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक पोषक तत्व खींचने वाली है। अपन को बताना है कि ऐसी कौन सी फसल है जो सर्वाधिक पोषक तत्वों को खींचती है। तो जो ज्वार है, अपनी सोरगम बाइकलर है, सोरगम फसल है, वो सर्वाधिक पोषक तत्वों को खींचती है, सर्वाधिक पोषक तत्वों का यूज करती है। अगला क्वेश्चन है मक्का गेहूं प्रणाली फसल का सूचकांक क्या है। क्या मक्का गेहूं प्रणाली फसल का है, वो अपन को बताना है। क्रॉपिंग इंडेक्स बताना है, फसल सूचकांक बताना है। तो मक्का और गेहूं की दो फसलें हैं, तो इसमें 50% आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक वर्ष के अंदर अगर अपन दो फसलें लगाते हैं तो अपना क्रॉपिंग इंडेक्स आता है वो 50% आता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि जब कृषि प्रणालियों को वृक्षों की प्रजातियों के साथ में उगाया जाता है तब ये क्या कहलाती है। ऐसी कृषि प्रणाली, तो जब कृषि प्रणालियों को अपन वृक्षों की प्रजातियों के साथ में, विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों की प्रजातियों के साथ में उगाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलेंगे एग्री सिल्वीकल्चर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर अपन क्या करते हैं कि एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर है वो अपन वृक्षों के साथ में है वो क्या कहते हैं, जो वृक्ष होते हैं वृक्षों के साथ में अपन है फसलों को उगाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स की। अगला अपना क्वेश्चन है से फिल इन द ब्लैंक्स। समतल क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो समतल खेतों के अंदर या समतल क्षेत्र में अपन जो मधुमक्खी पालते हैं वो है एपिस मेलिफेरा। कौन सी स्टूडेंट्स, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ है स्टूडेंट्स, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा के अंदर है वो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। क्या है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान IIFS है, IIFSR है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन है पिछले पेपर के अंदर लिखा रखा था कि IIFSR कहाँ पर स्थित है। इस बार इन्होंने फुल फॉर्म दे दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है वो कहाँ पर स्थित है। तो मोदीपुरम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मोदीपुरम मेरठ के अंदर स्थित है। मोदीपुरम मेरठ, मेरठ कहाँ पर है, यूपी के अंदर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कुल घटक उत्पादकता का सूत्र क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है अपना कि कुल घटक उत्पादकता का सूत्र क्या है। तो कुल घटक उत्पादकता का सूत्र है वो है कुल उत्पादन बटा कुल लागत। क्या है स्टूडेंट्स, कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन अपॉन वेट एवरेज इनपुट्स, जिनका अपन इनपुट्स टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन अपॉन वेटेड एवरेज इनपुट्स, जो अपन ने एवरेज इनपुट्स है वो प्रयोग किया था, यानी कि कुल अपनी जो लागत है, एवरेज लागत है वो कुल लागत, कुल उत्पादन अपॉन कुल लागत, किसका फॉर्मूला है, कुल घटक उत्पादकता का फॉर्मूला है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंटरक्रॉपिंग इज द बेनिफिशियल ऑफ LER वैल्यू, यानी कि अंतर सस्यन खेती लाभदायक है जब भूत तुल्यांक अनुपात कितना होता है, भूत तुल्यांक अनुपात का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। कितना, जब भूत तुल्यांक का मान होता है वो 1 से अधिक होता है तो वो अपने लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। जब भूतुल्यांक का अनुपात का मान 1 से अधिक होता है तो अंतर सस्यन है इंटरक्रॉपिंग वो अपने लिए लाभदायक होती है। 1 से अधिक, इसमें होगा 1 से अधिक। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि सहतूत की खेती क्या कहलाती है। सहतूत की खेती होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मालबेरी इज कॉल्ड मोरिकल्चर। अपन को बताना है कल्टीवेशन ऑफ मालबेरी, सहतूत की खेती को अपन क्या कहते हैं। तो सहतूत की खेती मोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, मोरिकल्चर। सहतूत की खेती को अपन मोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ ATER, ATER का अपन को फुल फॉर्म बतानी है। तो ATER के फुल फॉर्म की बात करें, एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेटियो होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेटियो, एरिया टाइम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेटियो, एरिया टाइम इक्विवेलेंट रेटियो होता है वो किसका फुल फॉर्म होता है, ATER
ATER का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की तुलना में मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी ज्यादा होती है। तो वातावरण की तुलना में मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड 8 से 10 गुना होती है। कितनी होती है? 8 से 10 गुना है वो वातावरण की तुलना में मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है एक तिनके से क्रांति, द फेमस बुक ऑफ वन स्टो रिवोल्यूशन, एक तिनके से क्रांति वन स्टो रिवोल्यूशन होती है, उस बुक के लेखक कौन है? क्या बताना है? उस बुक के अपने वन स्टो रिवोल्यूशन बुक के लेखक बताना है। तो इसके लेखक है वो है मसानोबु फुकुओका। क्या है? मसानोबु फुकुओका। मसानोबु फुकुओका। फुकुओका मसानोबु फुकुओका है वो, उसकी पुस्तक है मुख्य रूप से कौन सी है? वन इज टू रिवोल्यूशन, एक तिनके से क्रांति। अगला अपना क्वेश्चन है बायोडायनेमिक खेती शब्द की शुरुआत है वो कब की गई? तो बायोडायनेमिक खेती शब्द की शुरुआत है 1924 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। किसने दी थी? 1924 के अंदर रुडोल्फ विस्टेनर के द्वारा, सॉरी रुडोल्फ विस्टेनर के द्वारा वो दी गई थी। बात करें बायोडायनेमिक खेती, बायोडायनेमिक खेती शब्द की शुरुआत 1924 के अंदर 1924 के अंदर 1924 के अंदर रुडोल्फ विस्टेनर के द्वारा है वो दी गई। बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है पेपर है वो है 2019-20 का। कौन सा है? 2019-20 का है। अपन है वो पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले। 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है सतत कृषि को मुख्यतः के आधार पर है वो वही निर्णित किया गया। अपन को बताना है कि सतत खेती होती है जो अपनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, उसको है वो किसके आधार पर है वो वर्गीकृत किया गया है? मोस्ट एग्जस्ट द बेसिस ऑफ है, किसके आधार पर उसको है वही निर्णित किया गया है। अगर अपन बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, यानी कि अपन सतत कृषि की बात करें तो इसको इकोनॉमिकल वायबिलिटी, आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वर्णित किया गया है। उसके अलावा इकोलॉजिकल साउंडर्स यानी पारिस्थितिकी दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा कि सतत कृषि को मुख्यतः आर्थिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिकी दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता के आधार पर है वो विनिर्णित किया गया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है वो है कि सतत कृषि में पोषक तत्व आपूर्ति के मुख्य स्रोत क्या है? सतत कृषि के अंदर अगर अपन पोषक तत्व आपूर्ति के मुख्य स्रोतों की बात करें तो इसमें अपना होगा वो होगा जैविक उर्वरक। क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, जैविक खाद होती है, वो सतत कृषि के अंदर है वो पोषक तत्वों की आपूर्ति का वो मुख्य स्रोत होता है। जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर अपन कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन की जैविक खेती में कीट और रोगों के कम उद्भव का कारण क्या है? क्या स्टूडेंट्स? जैविक खेती में कीट और रोगों के कम उद्भव का कारण क्या है? तो इसका कारण है वो है जैविक कीटनाशकों का वो उच्च उपयोग या फिर आईपीएम मॉड्यूल का अधिकरण। क्या है स्टूडेंट्स? आईपीएम मॉड्यूल का अधिकरण। इसमें ये क्वेश्चन है वो सही, ज्यादा सही है इसका ऑप्शन की आईपीएम मॉड्यूल का अधिकरण। यानी कि जब आईपीएम मॉड्यूल से वो एडोप्टेशन कर लेते हैं तो उसके अंदर अपने जैविक खेती के अंदर कीट और रोगों का उद्भव होता है वो बिल्कुल ही कम होता है। इसका मोर देन सबसे सही आंसर होगा वो आईपीएम मॉड्यूल्स का अधिकरण जैविक खेती में कीट और रोगों के कम उद्भव का है वो कारण होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि जाम्बो खेती उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की एक खेती प्रणाली है। जाम्बो खेती है वो है उत्तरी पूर्वी जाम्बो खेती उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र की एक खेती प्रणाली है, एक देशी खेती प्रणाली है जिसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बारे में अपन को है वो बताना है। अगर मैं बात करूं जाम्बो खेती की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? जाम्बो खेती की बात करूं तो ये इसमें वन, कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन का संयोजन होता है। जाम्बो खेती में किसका संयोजन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। इसमें वन, कृषि, पशुधन और मत्स्य पालन का है वो संयोजन होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स खेती प्रणाली जिसमें खेतों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अपन को बताना है ऐसी कौन सी खेती प्रणाली है जिसके अंदर है खेतों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा है वो स्टेट फार्मिंग का किया जाता है। किसका? स्टेट फार्मिंग या राज्य खेती। राज्य खेती या स्टेट खेती जो होती है उसके खेती प्रणाली में खेतों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों के द्वारा है वो स्टूडेंट्स किया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि
अंतर फसल संगठनों में पर्यावरणीय संसाधनों के स्थान और समय दोनों में होने वाले अनुपूरक उपयोग है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अंतर फल संगठकों में अंतर फसल संगठक यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग कॉम्बिनेशन है में पर्यावरणीय संसाधनों के स्थान और समय दोनों में होने वाले अनुपूरक उपयोग है वो क्या कहते हैं? तो उसको है वो एनिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिडेशन है वो कहते हैं। एनिडेशन यानी कि जो लाभदायक प्रभाव होता है, लाभदायक प्रभाव को अपन एनिडेशन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है वो है रेशम कीट पालन की संबंध उद्यम है। अपन को बताना है कि रेशम कीट पालन के संबंध में वो कौन सा उद्यम है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स रेशम कीट पालन की, तो रेशम कीट पालन में वो होता है शहतूत की खेती। क्या आती है? मोरी कल्चर की बात करें तो मोरी कल्चर के अंदर है वो स्टूडेंट्स शहतूत की खेती आती है। क्या आती है? मोरी कल्चर के अंदर शहतूत की खेती है, उसका अपन है वो अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के इंडो गैजेटिक मैदान के लिए समन्वित खेती प्रणाली में सम्मिलित होते हैं। अपन को बताना है इंडो गैजेटिक मैदान के लिए समन्वित खेती प्रणाली में सम्मिलित कौन होते हैं? तो गहन फसल पालन एवं पशुधन आते हैं। क्या आते हैं? इंडो गैजेटिक मैदान के लिए समन्वित खेती प्रणाली में सम्मिलित होते हैं वो होते हैं गहन फसल पालन एवं पशुधन। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गहन फसल पालन एवं पशुधन। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि इमारती लकड़ी के लिए पेड़ उगाना और उसके नीचे फसल के उगाने को है वो क्या कहते हैं? अपने क्या बताना है कि जो अपने इमारती लकड़ी होती है, वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के नीचे वो फसल को उगाने को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के नीचे फसल को उगाने को एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एग्री सिल्वीकल्चर के नाम से वो अपन उसको जान दे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है एक फसल को जमीन पर बार बार उगाने को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकल्चर या एकल फसलीकरण। एक फसल को जमीन पर बार बार उगाने को अपन है वो मोनोकल्चर के नाम से जानते हैं, एकल फसलीकरण के नाम से जानते हैं, मोनोकल्चर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स की कि जीवन एवं परिवार को जीवित रखने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जीवन एवं परिवार को जीवित रखने वाली कृषि को जीवन निर्वाह फार्मिंग बोलते हैं। जीवन निर्वाह फार्मिंग, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या फिर अपन है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से, सबसिस्टेंस फार्मिंग या जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत फसल उत्पादन के लिए फसल चक्र में कितने परसेंटेज भूमि फलीदार फसलों द्वारा अधिग्रहित होनी चाहिए? सतत फसल उत्पादन के लिए वो लगभग 30 से 50% भूमि है उस पर क्या उगाना चाहिए? अपन को फलीदार फसलों का है वो प्रयोग करना चाहिए, लेग्यूम क्रॉप्स का है वो प्रयोग करना चाहिए सतत कृषि के लिए। सतत फसल उत्पादन के लिए अपन को है वो 30 से 50% लगभग 30 to 50% है वो लेग्यूम फसलों का प्रयोग करना चाहिए। खेती प्रणाली में एक उद्यम के अंतिम उत्पाद और अपशिष्ट दूसरे उद्यम में रिक्त स्थान की तरफ प्रभावी रूप से उपयोग होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? क्या खेती प्रणाली में एक उद्यम के अंतिम उत्पाद अपशिष्ट और दूसरे उद्यम में इनपुट की तरफ प्रभावी रूप से वो उपयोग किए जाते हैं। खेती प्रणाली के अंदर है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक जो एक अपना उद्योग होता है, उद्यम होता है, उसका अंतिम उत्पाद या फिर अपन जिसको अपशिष्ट बोलते हैं उसको अपन दूसरे उद्यम के अंदर है वो इनपुट्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसके रूप में स्टूडेंट्स? इनपुट्स के रूप में अपन है वो प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों अथवा फसलों व पड़त का वार्षिक अनुक्रम एवं स्थान व्यवस्था रिक्त स्थान है वो कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है अपना रिपीट हो चुका है। किसी दिए हुए क्षेत्र पर फसलों अथवा फसलों व पड़त का वार्षिक अनुक्रम एवं स्थान व्यवस्था को है वो अपन क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से वो जानते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पद्धति। क्रॉपिंग पैटर्न या फसल पद्धति के नाम से अपन है वो जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि LER के रूपांतरण में हिप्स और मैक कॉलम ने रिक्त स्थान प्रतिपादित किया जिसमें फसल अवधि का भी ध्यान रखा जाता है। अपन को बताना है LER के रूपांतरण में वो हिप्स और मैक कॉलम ने रिक्त स्थान प्रतिपादित किया जिसमें फसल उत्पादन की अवधि का भी वो ध्यान रखा जाता है। तो उन्होंने वो एक्चुअल टाइम इक्विवेलेंट रेटियो दिया था, एक्चुअल टाइम इक्विवेलेंट रेटियो, जिसको अपन है वो ATER बोला था। पीछे क्या बोला था स्टूडेंट्स? ATER। पीछे फुल फॉर्म आई थी ATER की। तो एक्चुअल टाइम इक्विवेलेंट रेटियो होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स?
LER के रूपांतरण में हिब्स और मैक कॉलम ने ATER यानी इक्वल टाइम इक्विवेलेंट रेशियो है प्रतिपादित किया, जिसमें फसल अवधि का भी वो ध्यान रखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देश के उत्तर पूर्वी भाग में प्रचलित फसल उगाने की काटो और जलाओ विधि को पारंपरिक तौर पर है क्या कहा जाता है। अपन को बताना है कि देश के जो अपना भारत है उसके उत्तरी पूर्वी भाग में प्रचलित फसल उगाने की काटो और जलाओ विधि को पारंपरिक रूप से वो क्या कहता जाता है, तो इसको अपन है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या स्थानांतरित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते हैं, अपन एक जगह पर है वो फलवर एक जगह पर है खेती करते हैं, फिर अपन है वो जहाँ पर अनउपजाऊ जमीन हो जाती है तो अपन जंगल के अंदर जाकर जंगलों को काटते हैं। क्या करते हैं? जंगलों को काटो, फिर उस जंगलों को अपन जलाते हैं। क्या करते हैं? काटो और जलाओ विधि, यानी कि जंगलों को अपन काट कर वो वहां पर जला देते हैं, फिर वहां पर अपन लगभग 4-5 साल जब तक वो भूमि उपजाऊ होती है तब तक खेती करते हैं। उसके बाद में उस जमीन को छोड़कर अपन कहीं और जगह जमीन पर जाके दोबारा खेती करते हैं। तो काटो और जलाओ जो पारंपरिक तौर से अपन प्रयोग करते हैं ट्रेडिशनल तौर से उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरित खेती कहते हैं। स्थानांतरित खेती के नाम से वो अपन जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट। क्या स्टूडेंट्स? फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, यानी कि पौधों को नहीं मृदा को खिलाओ। क्या स्टूडेंट्स? पौधों को नहीं मृदा को खिलाओ का सांकेतिक शब्द क्या है? इकोलॉजिकल फार्मिंग है। क्या स्टूडेंट्स? इकोलॉजिकल फार्मिंग। इकोलॉजिकल फार्मिंग इकोलॉजिकल फार्मिंग में क्या करते हैं? इकोलॉजिकल फार्मिंग का संकेत शब्द क्या है? पौधों को नहीं मृदा को खिलाओ। फीड द सॉइल नॉट द प्लांट। इकोलॉजिकल फार्मिंग के अगर मैं संकेत की बात करूं तो पौधों को नहीं मृदा को खिलाओ यह संकेत है। अगला है, पशुधन के 2 या 2 से अधिक वर्ग भेड़ और गोधन की एक ही चारागाह पर चराई करने को है वो क्या कहते हैं। अपन को बताना है अगर पशुधन के 2 वर्ग है जैसे भेड़ हो गई या फिर गोधन यानी गाय हो गया, तो इनको एक ही चराई स्थान को चारागाह पर है वो चराई को क्या कहते हैं? तो इसको है मिक्स्ड ग्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिक्स्ड ग्रेजिंग। मिक्स्ड ग्रेजिंग मिक्स्ड ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि 2 या 2 से अधिक पशु वर्ग जैसे भेड़ हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सभी को अपन एक ही चारागाह स्थान पर चराते हैं, उसको मिक्स्ड ग्रेजिंग के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, फसल प्रजातियों के साथ उगाए जाने वाले एक प्रजाति पर शुद्ध धनात्मक प्रभाव और अन्य पर ऋणात्मक प्रभाव पाए जाने को क्या कहते हैं? उसको अपन है वो परजीविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परजीविता या पैरासाइटिज्म बोलते हैं। पैरासाइटिज्म या परजीविता परजीविता या पैरासाइटिज्म के नाम से अपन जानते हैं। पैरासाइटिज्म एक फसल के ऊपर तो है वो लाभदायक प्रभाव होगा और दूसरी फसल पर है वो नुकसानदायक प्रभाव होता है, ऋणात्मक प्रभाव होगा। एक फसल प्रजातियों के साथ उगाए जाने पर एक के ऊपर शुद्ध धनात्मक और दूसरे ऊपर शुद्ध ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, LEISA का फुल फॉर्म क्या है? LEISA का अर्थ बताना, तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। LEISA के फुल फॉर्म की अपन बात करें तो लो एक्सटर्नल inputs and sustainable agriculture। अगर मैं बात करूं LEISA के फुल फॉर्म के स्टूडेंट, तो इसका फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। LEISA लो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना पेपर है वो है 2023-24 का। कौन सा पेपर स्टूडेंट्स? 2023-24 का 2023-24 के अपन है वो पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। बात करते हैं अपन 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। तो अपना पेपर क्वेश्चन है कि मुर्गी की अपन को बताना है कि ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ पलूटोज, यानी कि मुर्गी की है वो द्विप्रयोजनी नस्ल या द्विउद्देशीय नस्ल।
मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो है वो अंडे उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए वो प्रयोग के लिए जाती है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो प्लाई माउथ रोग है, कौन सी मुर्गी की जो प्लाई माउथ रोग नस्ल है, ये प्लाई माउथ रोग नस्ल है, इसका उपयोग अपन द्वीप उद्देश्यों के रूप में वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है AICRP ऑन हनी बीज एंड पोलिनेटर्स हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट, यानी कि मधुमक्खियां एवं परागण कीट का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। अपन को बताना है मधुमक्खियां एवं परागण कीट का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है वो मधुमक्खियां एवं परागण कीट का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मशरूम सबसे अच्छा स्रोत है। अपन को बताना है कि जो अपना मशरूम होता है वो मशरूम है वो सबसे अच्छा स्रोत है किसका होता है। अपन को बताना है कि मशरूम में सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है, तो मशरूम होता है विटामिन ए एवं डी का, रेटिनॉल और कैल्सीफेरॉल का। किसका, विटामिन ए की मैं बात करूं तो इसको अपन कैरोटीनॉइड या रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन डी होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए और विटामिन डी का है वो मशरूम अच्छा स्रोत होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो विश्व वन दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को है वो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं स्टूडेंट्स, अपन 21 मार्च को है विश्व वन दिवस मनाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बकरी के आवास हेतु अनुकूलतम आवश्यक स्थान की अपन को बताना है। अपन है वो एक बकरी का आवास बनाते हैं, तो एक बकरी के आवास हेतु अनुकूलतम आवश्यक स्थान की वो कितनी आवश्यकता रहती है। एक बकरी के आवास के लिए अनुकूलतम जो आवश्यक स्थान होता है उसकी कितनी आवश्यकता रहती है, तो लगभग 4.5 से 5.4 मीटर स्क्वायर, 4.5 से 5.4 मीटर स्क्वायर और बकरी के लिए एक आवास की आवश्यकता रहती है। अगला क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र की भारतीय भेड़ नस्ल का अपन को बताना है। अपन को भारतीय भेड़ की नस्ल बतानी है जो हिमालय क्षेत्र के अंदर है वो पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र के अंदर भारतीय भेड़ नस्ल की बात करूं तो गद्दी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है स्टूडेंट्स, गद्दी नस्ल है वो भारत की हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। बीकानेर ये तो राजस्थान के पूगल क्षेत्र में वो पाई जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहां पर स्थित है। यह तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। मोदीपुरम, मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च IIFSR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। कहां पर है, मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है वो स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की के अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स इजिप्टियन क्लोवर फसल के लिए सबसे उपयुक्त राइजोबियम प्रजाति कौन सी है। अपन को बताना है इजिप्टियन क्लोवर फसल है। इजिप्टियन क्लोवर फसल के लिए राइजोबियम की सबसे उपयुक्त फसल है वो प्रजाति है वो कौन सी है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो अपने इसमें होगा इजिप्टियन क्लोवर यानी राइजोबियम ट्राइफोली होगा। कौन सा होगा, राइजोबियम ट्राइफोली है वो प्रजाति सबसे उपयुक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है जब LER रिक्त स्थान होती है तब अंत फसली और लाभदायक होती है। तो जब LER का मान है वो 1% से कम होता है, कितना 1% से वो कम होता है, तब जब LER 1% से कम होती है तब अंत फसली खेती लाभदायक होती है। क्या, जब LER 1 से कम होती है तब अंत फसली खेती लाभदायक होती है। ये भी क्वेश्चन है वो अपना रिपीट है, सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है खेत में खड़ी फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि खेत में खड़ी फसल की कटाई से पूर्व दूसरे फसल की वो बुआई करना क्या कहलाता है, तो उसको अपने रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। रिले क्रॉपिंग या फिर रिले फसलें। रिले क्रॉपिंग या रिले फसलें में क्या करते हैं कि एक तो खड़ी फसल होती है, उस खड़ी फसल की कटाई से पूर्व ही है उसके अंदर अपने वो दूसरी फसल की बुआई कर लेते हैं। जैसे धान की फसल के अंदर खेसारी की वो बुआई करना। अगला क्वेश्चन है सहतूत की खेती करना क्या कहलाता है। सहतूत की खेती करना मोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मोरिकल्चर है वो कहलाता है। उसके बाद में बात करें कि बत्तख की महत्वपूर्ण भारतीय प्रजातियां जो भारत के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। अपन को बताना है जो डक होता है, बत्तख होता है, बत्तख की कौन सी प्रजातियां है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली बत्तख की प्रजातियों की,
तो मेजबान और लिबोरियोसा है। कौन सी है? मेजबान और इंडियन रेनर और खाकी कैपेबल्स है। कौन सी है स्टूडेंट्स? इंडियन रेनर और खाकी कैपेबल्स। इंडियन रेनर खाकी कैपेबल्स। जो भारतीय बत्तख की जो महत्वपूर्ण नस्ल है जो पूरे भारत के अंदर है वो पाई जाती है, इंडियन रेनर और खाकी कैपेबल्स है वो, ये दो नस्लें मुख्य है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में फसलों और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था है क्या कहलाती है? यह भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स रिपीट है, इसको भी है वो अपन के भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में फसलों और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? अपन है उसको क्रॉपिंग सिस्टम या फसल चक्र के नाम से जानते हैं, या फिर उसको अपने क्रॉपिंग सिस्टम या फसल चक्र के नाम से जानते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम या फसल चक्र, क्रॉप पैटर्न या फसल चक्र के नाम से जानते हैं। अगला है एनीगेन का तात्पर्य पूरक परिपूरक संबंध से है जो रिक्त स्थान और दोनों से होता है। एनी डेगन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो एनी डेगन का तात्पर्य होता है एक परिपूरक संबंध है जो मेजबान और परजीवी के दोनों में होती है। किसमें होती है? एनी गैंडन होता है वो मेजबान और परजीवी दोनों में होता है। किसमें? मेजबान व परजीवी, मेजबान और परजीवी दोनों में। एनी डेगन का तात्पर्य परिपूरक, एनी डेगन का तात्पर्य परिपूरक संबंध से है जो मेजबान और परजीवी दोनों में होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि जब उत्पादन बढ़ाने से एक अधिक क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि जब उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जाता है तो उसको अपन वो क्या कहते हैं? उसको क्षेत्र विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार है जब उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जाता है तो उसको अपन वो क्षेत्र विस्तार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति है वो उपयुक्त है? पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो एपिस लेबोरियोसा। कौन सी? एपिस लेबोरियोसा। एपिस लेबोरियोसा तो मधुमक्खी की प्रजाति है एपिस लेबोरियोसा, एक प्रमुख प्रजाति है जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रचलित है। जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही स्थान पर बिना किसी निर्धारित पंक्ति या पैटर्न के बोया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित फसलें या मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। मिश्रित फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलें, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसलें। कि टिकाऊ शब्द है वो किस भाषा से शब्द से लिया गया है? तो टिकाऊ शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से वो लिया गया है। कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? सस्टेनेबल शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से वो लिया गया है, और लैटिन भाषा के शब्द है वो सस्टेनेयर शब्द से लिया गया है। ये पीछे अपने क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंगोरा एक प्रमुख ऊन वाली नस्ल है, किसकी है? तो अंगोरा ऊन वाली नस्ल है वो खरगोश की है। किसकी है? अंगोरा ऊन की एक प्रमुख ऊन वाली एक नस्ल है वो खरगोश की नस्ल है, और अंगोरा ऊन है वो बकरी से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बकरी से प्राप्त होती है, जबकि अंगोरा नस्ल है वो खरगोश की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने परसेंटेज है? क्या है स्टूडेंट्स? अपन को बताना है कि भारत के अंदर कुल बोया जाने वाला क्षेत्र है वो कितने परसेंटेज है, कितने हेक्टेयर में अपन को बताना है। तो लगभग है वो 141 मिलियन हेक्टेयर, 141 मिलियन हेक्टेयर। भारत का एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर का है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने 2021-22 का। अगर अपन 21-22 के पेपर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए क्षेत्र में फसलों और प्रति भूमि का वार्षिक कर्म और स्थानिक प्रबंध है वो क्या कहलाता है? तो दिए गए क्षेत्र में फसलों व प्रति भूमि का वार्षिक कर्म और स्थानिक प्रबंध है वो फसल पद्धति या क्रॉप पैटर्न के नाम से वो जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? क्रॉप पैटर्न के नाम से वो जाना जाता है। फसल पद्धति आएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन है वो लगभग 3-4 बार है वो रिपीट हो चुका है कि भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में फसलों और प्रति की वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को फसल पद्धति या क्रॉप पैटर्न के नाम से जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि अंतरा संचयन में एनिडोसन पूर्ण प्रयोग करने की परिपूरक है। अपन को बताना है कि अंतरा संचयन में एनिडोसन पूर्ण उपयोग करने में परिपूरक है, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन है वो स्थान के लिए और समय के लिए बोलते हैं। किसके लिए? अंतरा संचय में एनिडेशन पूर्ण उपयोग करने में परिपूरक स्थान के लिए और समय के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संरक्षण खेती का है सिद्धांत है। अपन को बताना है जो अपनी संरक्षण खेती होती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें पहला है कंजर्वेशन टिलेज, सही है। परमानेंट सोइल कवर, ये भी सही है कि स्थायी मृदा आच्छन, क्रॉप रोटेशन, ऑल ऑफ वो इसमें होगा उपरोक्त सभी। तो संरक्षण खेती या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में संरक्षण, जुताई, स्थायी मृदा आच्छादन और फसल चक्र, ये सभी है वो इसके साथ में। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोदीपुरम के अंदर है। हर बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, मोदीपुरम। क्या होगा स्टूडेंट्स? मोदीपुरम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी है गाय की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है। अपन को बताना है गाय की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है वो कौन सी है, तो साहिवाल है। कांकरेज है, कौन सी स्टूडेंट्स? कांकरेज। कौन सी होगी स्टूडेंट्स? गाय की है वो दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है वो कौन सी है? कांकरेज नस्ल है, गाय की दोहरी उपयोगिता वाली नस्ल है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कटाव में सहायक एवं कटाव रोधी फसलों का क्रमागत बोना क्या कहलाता है, तो पट्टीदार फसलीकरण कहलाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। पट्टीदार फसलीकरण या स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, उसमें अपन है वो कटाव में सहायक और कटाव रोधी फसलों को क्रमागत रूप से है वो बोते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है धान, मछली एवं मुर्गी अवयवों को सम्मिलित करने वाला समन्वित खेती प्रणाली उपयुक्त मॉडल है। अपन को बताना है धान, मछली एवं मुर्गी के अवयवों को सम्मिलित रूप से सम्मिलित करने वाला समन्वित खेती प्रणाली का उपयुक्त मॉडल है वो कौन सा है, तो इसका जो उपयुक्त मॉडल होगा वो होगा जल पलावन स्थिति में। कौन सी स्थिति में? जो जल पलावन स्थिति होती है, वेटलैंड कंडीशन होती है, इसमें धान, मछली और मुर्गी के अवयवों को सम्मिलित रूप से समन्वित खेती करने का क्या होता है, मॉडल है वो उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सामर्थ्य वर्गीकरण के अनुसार भूमियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि सामर्थ्य वर्गीकरण के अनुसार भूमियों को 8 वर्गों में वो बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है कि भूमि सामर्थ्य के अनुसार, लैंड कैपेबिलिटी के अनुसार भूमि को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भूमि समतुल्य अनुपात यदि 1 से अधिक हो तो वो क्या दर्शाता है। अगर मैं बात करूं भूमि समतुल्य अनुपात की और 1 से अधिक हो तो वो उपज में लाभ दर्शाता है। क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स? उपज में लाभ दर्शाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है रेशम कीट पालन के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। रेशम कीट पालन के लिए जो सबसे उपयुक्त वृक्ष है वो है अपना सहतूत। कौन सा है स्टूडेंट? सहतूत। सहतूत के बोटनिकल के नाम की बात करें तो मोरस एल्बा है। कौन सा है? सहतूत का जो बोटनिकल नेम होता है वो मोरस एल्बा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? मोरस एल्बा होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है LEISA का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? LEISA का फुल फॉर्म लो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। क्या? लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। LISA का फुल फॉर्म क्या है? लो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही खेत में एक ही समय में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग। एक ही खेत में एक ही समय में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के पौधों को वो एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग कहलाता है। अपन ने पीछे पढ़ा था जैसे नारियल के साथ में नारियल का, काली मिर्च और अदरक की खेती वो करना। अगला क्वेश्चन है विपणन योग्य फसल की उपज और फसल के द्वारा वाष्पीकरण में उपयोग किए जाने वाले जल के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? क्या स्टूडेंट्स? विपणन योग्य फसल की उपज जो मार्केटेबल क्रॉप होती है वो मार्केटेबल क्रॉप यील्ड और फसल द्वारा वाष्पीकरण में उपयोग किए जाने वाले जल के बीच का अनुपात है वो क्या कहलाता है? तो इनके बीच का अनुपात है वो कहलाता है वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी है वो विपणन योग्य फसल की उपज और फसल द्वारा वाष्पीकरण में उपयोग किए जाने वाले जल के बीच का अनुपात है।
अगला क्वेश्चन है वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से कृषि और वानिकी पद्धतियां वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कृषि और वानिकी पद्धतियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है वो क्या कहलाती है। तो ऐसी पद्धतियां जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है उसको अपन कार्बन पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्बन पृथक्करण के नाम से वो जानते हैं, कार्बन पृथक्करण, कार्बन पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है भारत में फसल सघनता है वो लगभग कितना परसेंटेज होती है। भारत के अंदर फसल सघनता की बात करूं तो लगभग 142% होती है। 142 कितनी होती है भारत के अंदर फसल सघनता है वो लगभग 142% होती है। अगला क्वेश्चन है कि वो फसल पद्धति जिसमें संश्लेषित रसायनों का उपयोग निषेध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। ऐसी फसल पद्धति जिसके अंदर संश्लेषित रसायनों का उपयोग निषेध होता है उसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो संश्लेषित रसायनों का उपयोग क्या होता है? निर्देशित होता है। अगला है कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव जो एक पौधे का दूसरे पौधे पर रासायनिक पदार्थों के विमोचन के माध्यम से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो हानिकारक प्रभाव होता है वो एलिलोपैथी कहलाता है, एलिलोपैथी। और लाभदायक प्रभाव होता है वो एनिडेशन कहलाता है, एलिलोपैथी। लाभदायक प्रभाव क्या कहलाता है? एनिडेशन कहलाता है। अगला है सजावट एवं छाया हेतु पेड़ों की खेती करना क्या कहलाता है? एरोबिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अर्बोरिकल्चर है वो कहलाता है, अर्बोरिकल्चर, एरोबिकल्चर, अर्बोरिकल्चर। क्या सजावट एवं छाया हेतु पेड़ों की वो खेती करना अर्बोरिकल्चर कहलाता है, या इसको अपन ऑर्नामेंटल क्रॉपिंग भी, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर भी है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल की फसल में खेसारी की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, या इसको अपन उटेरा क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, पैरा क्रॉपिंग या उटेरा क्रॉपिंग कहते हैं। उटेरा क्रॉपिंग, उटेरा, या इसको पैरा क्रॉपिंग भी बोलते हैं। यह भी अपने क्वेश्चन में वो रिपीट हो चुका है। तो अपन ने आज के उसके बाद में अपने 2018-19 का भी है वो पेपर सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका भी अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं। बात करते हैं अपन 2018-19 के पेपर सॉल्यूशन की। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें 18-19 के पेपर सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 18-19 की, और 18-19 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है कि सतत कृषि को किस नाम से जाना जाता है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको अपन इको फार्मिंग और पर्माकल्चर के नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और किसके नाम से जानते हैं? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपन है वो इको फार्मिंग और पर्माकल्चर के नाम से वो स्टूडेंट्स जानते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि दिए गए क्षेत्र में फसलों और प्रति भूमि का जो वार्षिक कर्म और स्थानीय प्रबंध है वो क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न। अपन ने 5 साल के क्वेश्चन पेपर किए और 5 साल के अंदर पांचों ही बार ये क्रॉपिंग पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए क्षेत्र में फसलों और प्रति का वार्षिक क्रम और स्थान प्रबंध है वो क्या कहलाता है? तो ये क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, सस्य वानिकी प्रणाली में टोंगिया किस देश में प्रचलित है? जो टोंगिया पेरिवेलेंट है वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर टोंगिया है वो किस देश में प्रचलित है? तो टोंगिया है वो म्यांमार के अंदर है, टोंगिया। अगर मैं टोंगिया कृषि पद्धति बात करूं तो ये म्यांमार के अंदर है वो फेमस है। कहां पर? म्यांमार। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है नीली रावी किसकी नस्ल है? नीली रावी की मैं बात करूं स्टूडेंट तो नीली रावी है वो अपनी भैंस की नस्ल है। किसकी है? नीली रावी है वो एक प्रकार से भैंस की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है कि टर्की खेती में किस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण फसल संबंध है? जो टर्की खेती है वो आदर्श क्षेत्रों की है। कौन सी? टर्की खेती है वो आदर्श क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण संबंध उद्यम है। क्या? टर्की खेती आदर्श फसलों की एक महत्वपूर्ण संबंध उद्यम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चावल की फसल को खेसारी के साथ में बुआई करना उटेरा फार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? उटेरा क्रॉपिंग है वो कहलाता है। चावल की फसल में खेसारी की बुआई करना उटेरा कल्टीवेशन है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? उटेरा क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कि चावल की फसल में खेसारी की बुआई करना उटेरा या पेड़ा है वो कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इस तरह अगला क्वेश्चन है कि स्तर गुणांक के सूत्र में वो
स्तर गुणा का जो सूत्र है CS इक्वल टू फैक्टर OI OD OM में अपन को वो OI का सूचक क्या होता है उसके बारे में बताना। तो जो OI का सूचक होता है वो होता है आउटपुट पर यूनिट डिक्लाइन इन मोस्ट लिमिटिंग रिसोर्सेस। अपने स्थिरता के सूत्र के अंदर OI होता है, वो OI की मान होता है वो होता है OI जिसका सूचक होता है वो होता है आउटपुट पर यूनिट डिक्लाइन इन मोस्ट लिमिटिंग रिसोर्सेस। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि विविध खेती प्रणाली होती है जो डाइवर्सिटी फार्मिंग होती है उसको अपन और किस नाम से जानते हैं? तो IFS के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? IFS के नाम से वो जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है LISA कृषि की वो अवस्था है जो उन संसाधनों के अनुकूल उपयोग की मांग करती है जो स्थानीय तौर पर अवेलेबल होते हैं। LISA कृषि अवस्था होती है। इस LISA कृषि अवस्था में उन संसाधनों के अनुकूल उपयोग की मांग करती है जो क्या होती है अपन को स्थानीय तौर पर उपलब्ध होते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट सरसों की मुख्य फसल में किसानों को सर्वाधिक उपयोग संबंध कौन सा होता है? तो सरसों के साथ में अपन है वो एपीआरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सरसों की खेती के साथ में अपन एपीआरी कर सकते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन है वो कर सकते हैं ताकि मधुमक्खी वो जो सरसों के फूल होते हैं उनसे मकरंद एकत्रित करके वो शहद उत्पादन करें। अगला है कि सख्त और कांटेदार फसलों से घिरी हुई केंद्र में मुख्य फसल को उगाने को क्या कहते हैं? गार्ड क्रॉप पे कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड क्रॉप्स। जो गार्ड क्रॉप होती है, गार्ड क्रॉप क्या होती है? ये मुख्य फसलों की है वो सुरक्षा करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? गार्ड क्रॉप है मुख्य फसलों की सुरक्षा करती है। अगला है ELER का अर्थ क्या है? इकोनॉमिकल लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ELER की बात करें तो इकोनॉमिक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। इकोनॉमिक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है, उसका फुल फॉर्म होता है वो ELER का फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि घास और फलीदार फसलों को मिलाकर विशेष तौर पर अल्प अवधि यानी कि 2 से 5 वर्ष की अस्थायी चारागाह को वह क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ले फार्मिंग। घास और फलीदार फसलों को मिलाकर विशेष तौर पर अल्प अवधि की अस्थायी चारागाह को अपन ले फार्मिंग के नाम से वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी जमीन पर उसी फसल को बार बार उगाने को क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर बोलते हैं। एक ही फसल को एक ही जमीन पर बार बार अपन उगाते हैं उसको मोनोकल्चर के नाम से वो जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना गन्ना सरसों प्याज की मैं बात करूं तो ये मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग है, एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद में अगला है वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली उन कृषि भूमियों में अपनाई जाती है जो वैकल्पिक जो भूमि उपयोग प्रणाली है उन कृषि भूमियों में अपनाई जाती है जो 1 से 4 भूमि क्षमता वर्ग में आती है। कितनी? 1 से 4 भूमि क्षमता वर्ग में आती है। भूमि क्षमता के आधार पर अपन ने भूमि को 8 वर्गों में बांटा है। उनमें से जो 1 से 4 वर्ग की भूमि होती है उनके अंदर वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली को अपन अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरी खाद वाली फसल जिसमें रूट नोडुल्स के साथ साथ स्टेम नोडुल्स पाए जाते हैं वो कौन सी है? ढैंचा। सबस्टेनिया रोस्टाटा ढैंचा होता है उसमें सबस्टेनिया रोस्टाटा ढैंचा की एक किस्म होती है। उसके अंदर वो रूट नोडुल्स और स्टेम नोडुल्स दोनों प्रकार की पाई जाती है। ये एक ढैंचा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ढैंचा होता है सबस्टेनिया रोस्टाटा। अगला है IFOAM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOAM क्या है स्टूडेंट्स? IFOAM की मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक IFOAM इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक
मूवमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? मूवमेंट। तो ये होता है IFOAM का फुल फॉर्म। अगला है, एक किसान ने पहली बार मक्का की फसल बोई और उसकी कटाई से पहले चने की बुआई कर दी है। तो इस प्रकार की जो क्रॉपिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? कटाई से पहले ही उसको अपन उगा देते हैं। तो रिले क्रॉपिंग, उटेरा क्रॉपिंग, उटेरा क्रॉपिंग के नाम से वो जानते हैं। रिले क्रॉपिंग या उटेरा क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। व्यापक अर्थ में खेती प्रणाली दृष्टिकोण के आधार पर है। तो व्यापक स्थान में खेती प्रणाली है वो होलिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर? होलिस्टिक, होलिस्टिक दृष्टिकोण पर है वो आधारित है। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स अपन ने वो लगभग है अपन ने 6 पेपर सॉल्यूशन किए। कितने किए स्टूडेंट्स? पिछले 6 वर्षों के पेपर सॉल्यूशन है वो किए। इस सब्जेक्ट के अंदर सर्वाधिक पेपर सॉल्यूशन क्यों करवाए गए? क्योंकि न्यू टाइप सॉल्यूशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है वो अपने प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ से न्यू टाइप बहुत जरूरी है। अपना जो न्यू टाइप आएगा वो 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? न्यू टाइप है इस सब्जेक्ट के अंदर अपने 20 नंबर का आएगी। इसलिए अपन ने वो पिछले 6 साल के वो पेपर सॉल्यूशन किए। मुझे आशा है इन 6 सालों के पेपर सॉल्यूशन में से अपने वो क्वेश्चन पुटअप होंगे। अपने दोस्तों के पास में वो, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक है वो क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।